नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज लगातार हम देख रहे हैं। तो अगला वीडियो देखेंगे। आज फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली को नेशनल कैपिटल क्षेत्र बनाया? ठीक है, तो बेसिकली जो दिल्ली है आपका नेशनल कैपिटल, उसको एनसीआर के रूप में मान्यता यहाँ पे कह लीजिए मिली 69th अमेंडमेंट 1991 के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे इसको एनसीआर का नाम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली ऐसे रीनेम किया गया दिल्ली को, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनको एज एडमिनिस्ट्रेटर इस एक्ट में डिक्लेयर किया गया। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ठीक है, तो बेसिकली जो मंडल आयोग आया था, इन्होंने जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए आरक्षण का यहाँ पे जो अपने रिपोर्ट पेश की, उसमें यहाँ पे 27% आरक्षण उसके बाद मिला जब ये रिपोर्ट हमारी इंप्लीमेंट हुई कब? 1992 में। और ये रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश मतलब जो प्रेजेंट की थी वो 1980 में की थी। और बीपी मंडल जो थे, ये मंडल कमीशन के अध्यक्ष, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो ये सब ध्यान रखें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है हमारा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? ठीक है, तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी पंचायत के ऊपर, उसके अंतर्गत में जो सबसे फर्स्ट पंचायती राज व्यवस्था स्थापित हुई भारत के अंदर, ये राजस्थान में। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, और जो फिश जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उससे उसकी रिसर्च से संबंधित है। और ये वर्क करता है जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में डिपार्टमेंट है, ये ICAR, ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसके अंतर्गत कार्य करता है। और ये स्थित है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में, और स्थापना हुई थी 1983 में इसकी। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक बकरी की नस्ल है? ठीक है, ब्रीड ऑफ गोट, तो ये है सुरती। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो गाजर जो है ना, ये हमारा इन सब में सबसे रिच सोर्स है विटामिन ए का, यानी कि रेटिनॉल का। बाकी और भी जो सोर्सेज हमारे विटामिन ए के हैं उनमें गाजर तो है ही है, बाद में जैसे पालक मान लीजिए, ठीक, ब्रोकली, मैंगो, एग, आपका स्वीट पोटैटो है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जो फंगाई होते हैं बेसिकली, इनके स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। गाय के दूध के पीलेपन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो जिससे अगर आपने देखा हो कि अगर गाय और भैंस का दूध कंपेयर करेंगे तो गाय का दूध हल्का पीला होगा, उसका जो घी होगा वो भी पीला होगा। ठीक है, क्रीम पीली होगी। तो बेसिकली इसमें होता है एक हमारा कलरिंग पिगमेंट है, बीटा कैरोटीन इसको बोलते हैं। ठीक, इसकी वजह से जो उसका रंग है पीला हो जाता है चूँकि। और बीटा कैरोटीन पाया कहाँ जाता है कि जो गाय घास वगैरह खाती है वहाँ से इसको ये मिलता है, और ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपका येलो कलर ऑफ काउ मिल्क प्रोडक्ट्स में। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे सी हम करेक्ट कर लेंगे। नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार 1970 किस क्षेत्र में मिला? ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मन बोरलॉग जो थे काफ़ी फेमस हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। अमेरिकन एग्रीकल्चरिस्ट थे, एग्रोनॉमिस्ट। और उसके बाद इनको जो 1970 में नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है, शांति के लिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर से कंफ्यूज बहुत लोग हो जाते हैं, ध्यान रखें, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है? ठीक है, तो पहले यही जानिए कि ऑपरेशन फ्लड जो है वो क्या है। तो ये एक प्रोग्राम है जो लॉन्च हुआ 13 जनवरी 1970 में। ठीक, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जो इंडिया के नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा है ना यहाँ पे डेवलप किया गया। ठीक है, वर्गीज कुरियन और इन जैसे जो लोग हैं इससे संबंधित रहे, काफ़ी ज़्यादा
पॉपुलर हुआ है। बाद में इसी टाइम पे जो आप आज की अमूल कंपनी देखते हैं, ठीक है, आनंद मिल्क एंड यूनियन लिमिटेड, ये सब भी यहीं से इस्टेब्लिश हुए। तो ऑपरेशन फ्लड जो है दूध के प्रोडक्शन से ये संबंधित था, फाउंड हुआ। तो बाद में जो इसका फेज़ 2 स्टार्ट हुआ वो 1981 से लेके 85 तक, है ना, ये इसका सेकंड फेज़ था ऑपरेशन फ्लड के। तो यहाँ पे हम सी वाला जो ऑप्शन है इसको चूज़ करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन। ओलेरी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओलेरी कल्चर में बेसिकली जो वेजिटेबल्स होती हैं उसके जो एडिबल पार्ट्स हैं और उसके प्लांट्स के जो यूजेस हैं, इन सब का अध्ययन इस भाग में ओलेरी कल्चर में किया जाता है। तो ऑप्शन हम बी जो है इसको चूज़ कर लेंगे। कौन सी फसल अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है, ठीक है। तो जैसे इंडिया में क्रॉपिंग सीजन्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर हम देखें अक्टूबर से मार्च का फेज़, तो अक्टूबर नवंबर के आसपास में हमारी ये जो रबी की फसल है ये सब बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में इनका जो है हार्वेस्टिंग होता है। तो ऑप्शन हम ए चूज़ करेंगे, जैसे आपका गेहूँ, चना, है ना, सरसों, ये सब चीज़ें। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इनमें खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, ठीक। तो अगर हम देखेंगे तो ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, ये सब खरीफ की फसलों में काउंट हो जाएंगे। सरसों जो है अभी हमने आपको बताया ऊपर रबी की फसल है। मस्टर्ड, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ओवरऑल जो प्रोडक्शन होता है फूड ग्रेन्स का इंडिया में, तो ये उत्तर प्रदेश ओवरऑल में यहाँ पे है लीडिंग स्टेट, ऑप्शन बी। अगला देखें कि भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है, ठीक है। विच क्रॉप इज़ कल्टिवेटेड मोस्ट इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये हमारी धान की फसल हो जाएगी, ऑप्शन डी, राइस। नीली क्रांति का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन जो है इंडिया में ये फिशरीज से संबंधित है, मत्स्य उद्योग से। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, है ना, मछली पालन से। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है, ठीक है, ग्रेनरी ऑफ इंडिया। तो चूंकि यहाँ पे इस स्टेट में जो हमारा गेहूँ, चावल और फसलों के प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ही लेवल पे हैं, चूँकि एग्रीकल्चर का यहाँ पे मशीनाइजेशन बहुत अच्छा है और प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होने की वजह से पंजाब को भारत का धान्य भंडार कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय साइट्रस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल साइट्रस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी वर्क करता है ICAR के अंडर में, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और बेसिकली जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट्स और हॉर्टिकल्चर के लिए यहाँ पे रिसर्च वगैरह होता है। और ये स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र में। 1985 में इसको स्टैब्लिश भी किया गया था, ये भी ध्यान रखें। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ठीक है। इंडिया में देखेंगे तो हमारा कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स के लिए जाना जाता है नासिक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अंगूरों की जो कह लीजिए स्टडी को यहाँ पे विटीकल्चर नाम से भी जानते हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन अगर हम राइस का देखें अभी लेटेस्ट के हिसाब से तो वेस्ट बंगाल ही माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फॉलो करता है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। किस फसल के उगने में सबसे अधिक समय लगता है? अगर हम इन फसलों में देखें तो शुगर केन जो गन्ना हमारा है ये ऑलमोस्ट इसको वैरायटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो 12 से 18 महीने लग जाते हैं इस फसल को कल्टीवेट करने में, ठीक है। जनरली जो जनवरी से आपका मार्च का महीना है इसमें इसको बोया जाता है और दिसंबर के एंड तक में समझ लीजिए उसको कटाई वगैरह होती है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू कब हुआ, ठीक है। तो ये हमारा मिशन ऑन ऑयल सीड्स जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1986 में, ठीक है। किस चीज़ के लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स एंड टू रिड्यूस इंपोर्ट एंड टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ एडिबल ऑयल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम बी जो है इसको चूज़ कर लेंगे। केंद्रीय शुष्क भूमि क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो सेंट्रल एरिड लैंड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका ये हैदराबाद में है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो अभी हमने ऊपर ही देखा है व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित था, ऑपरेशन फ्लड, ठीक। हमने उसके फेजेस 1 और 2 देखे थे। तो वर्गीज कुरियन के बारे में हमने बताया, इनको यहाँ पे श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है विश्व में, ठीक है। तो अगर वर्ल्ड में देखेंगे हम तो इंडिया की रैंक जो मिल्क प्रोडक्शन में हो फर्स्ट है, ठीक है। हम सबसे अग्रणी है दूध के प्रोडक्शन में। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा जो जूट का है ये हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और जूट को ही गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा,
ठीक, इसको भी ध्यान रखें। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो इंडिया में अगर देखेंगे तो जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन है जम्मू कश्मीर का एरिया है, ठीक है। और इसी सब पर्पज़ के लिए 2010 और 11 के सेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उन्होंने नेशनल सैफरन मिशन भी चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन हम ए जो है इसको चूज़ कर लेंगे। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है इनमें से? ठीक है, तो काजू का इसमें से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद इसको फॉलो करते हैं आंध्र प्रदेश और फिर ओडिशा, ठीक, इसको भी ध्यान रखें, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। भारत ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो अगर हम अभी जो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ अभी 2021 में, 2020 के सेशन वाला, तो इसकी स्थिति के हिसाब से टोटल अब भारत के पास 35 मेडल हो गए हैं, ठीक है। और 21 में इंडिया को टोटल 7 मेडल मिले थे, ये भी ध्यान रखें। इसमें 1 गोल्ड था आपका और 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, ठीक। भारत ने सबसे पहले किस ओलंपिक में भाग लिया? ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के टाइम से ही पार्टिसिपेट किया इंडिया ने पेरिस ओलंपिक्स में, तो ये हुआ था वर्ष 1900 में, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मन पिचर्ड जो थे इनके इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इस ओलंपिक में, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत का पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था? ठीक है, तो भाई 1900 वाला जो हमने देखा पेरिस ओलंपिक्स, इसमें नॉर्मन पिचर्ड जो है ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, और इन्होंने 2 सिल्वर मेडल्स जीते यहाँ पे, ठीक है, ये 200 मीटर की हर्डल में, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। बाद में अगर हम देखें इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर किसने मेडल जीता है तो के.डी. जाधव ने जीता था 1952 में, ठीक है, इन्होंने रेसलिंग में जीता था, तो ऑप्शन फिलहाल यहाँ पे डी करेक्ट है। भारतीय हॉकी टीम ने पहला गोल्ड किस ओलंपिक में जीता था? ठीक है, तो इंडियन हॉकी टीम जो है इन्होंने फर्स्ट गोल्ड जीता एम्स्टरडेम ओलंपिक्स में, जो कि 1928 में हुआ, ठीक है। नीदरलैंड के विरुद्ध इंडियन टीम ने यहाँ पे जीता गोल्ड मेडल, जिसमें कि यहाँ पे जो ध्यानचंद जी थे इन्होंने 14 जो है गोल किए थे, ठीक, तो ऑप्शन यहाँ पे डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में कुल कितने मेडल जीते हैं अब तक? ठीक है, तो ये है नंबर हमारा 12, जिसमें कि आपके 8 गोल्ड हैं, ठीक, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज, ठीक। ओलंपिक पुरुष हॉकी फाइनल में किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किस देश के खिलाड़ी के नाम है? ठीक है, तो फाइनल में देखेंगे अगर हम, तो ये इंडिया के प्लेयर थे बलबीर सिंह, ठीक है, बलबीर सिंह, इन्होंने 1952 में हॉलैंड के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें इंडिया जीता था 6-1 से, और इसमें जो 5 गोल हैं ये इन्होंने बलबीर सिंह जी ने किए थे, ठीक, और ये रिकॉर्ड है इनका मतलब सबसे इंडिविजुअल गोल करने का हॉकी में, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। और ये स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन बने? तो अभी पहले ही बताया आपको, के.डी. जाधव जो थे इन्होंने 1952 में ये ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहाँ पे? ये ओलंपिक हुआ था हेलसिंकी फिनलैंड में, ठीक है, फिनलैंड के अंदर, और रेसलिंग में इन्होंने जीता था, ठीक, तो इंडिविजुअल खिलाड़ी बने ये पहला मेडल जीतने के लिए इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस के बाद। और जो इंडिपेंडेंट इंडिया का गोल्ड मेडल जीता वो इंडियन हॉकी टीम ने जीता था 1952 में ही, ठीक। किस देश की हॉकी टीम ने ओलंपिक में लगातार 6 बार स्वर्ण पदक जीता है? ठीक है, तो इंडियन टीम ही है, अभी हमने ऊपर ही बताया आपको, 1928 के बाद से कंसेक्यूटिवली 6 बार गोल्ड मेडल इंडियन टीम ने जीता, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में अपना अंतिम गोल्ड मेडल जो है कब जीता था? ठीक, तो टोटल 8 मेडल गोल्ड के मिले हैं इंडियन हॉकी टीम को, तो लास्ट वाला जो जीता इन्होंने 1980 में जीता, ठीक, और अभी टोक्यो ओलंपिक्स में जो 2020 वाला था इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, ठीक, तो ये भी ध्यान रखें। 7 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन है? ठीक, तो उन्होंने टोटल 7 जो है आपके टेनिस के गेम्स खेले ओलंपिक्स के अंदर, मतलब 7 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया लिएंडर पेस ने, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल अगर हम देखें तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, कब? 2000 का जो ओलंपिक्स हुआ सन 2000 में, कहाँ पे? सिडनी में, ठीक है, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने जीता
है ना, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। और अभी हाल ही में एक न्यूज़ भी चर्चा में रही थी कि इनको दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बनी उसका इनको वाइस चांसलर फर्स्ट जो है वो नियुक्त किया गया था, इसको भी ध्यान रखिए। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन है, ठीक है। फर्स्ट शूटर, तो शूटिंग के गेम में जो फर्स्ट मेडल इंडिया के लिए जीता इन्होंने सिल्वर मेडल, ठीक है, 2004 के ओलंपिक्स में, जो कि कहाँ हुए थे, एथेंस में, ठीक है। और इनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता, ठीक है। तो ये अभिनव बिंद्रा ने जीता था। कब? 2008 में, जो बीजिंग में, चाइना में ओलंपिक्स हुए, वहाँ पे शूटिंग में इन्होंने जीता, 10 मीटर की जो एयर राइफल शूटिंग होती है उसके अंदर में। तो ऑप्शन हमारा डी जो है करेक्ट है। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन थे, ठीक है। तो बॉक्सिंग में जो ओलंपिक मेडल जीता ये विजेंदर सिंह ने जीता 2008 वाले बीजिंग के ओलंपिक्स में, और इन्होंने जीता था आपका ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत ने कितने मेडल जीते थे, ठीक है। तो यही बीजिंग ओलंपिक्स वही 2008 वाला, यहाँ पे एक गोल्ड मेडल जीता किसने, अभिनव बिंद्रा ने, ठीक। दूसरा जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग में विजेंदर सिंह, और तीसरा भी जो था वो ब्रॉन्ज मेडल ही था, और ये रेसलिंग में था सुशील कुमार के द्वारा, ठीक। तो टोटल 3 मेडल जीते गए। तो यहाँ सी ऑप्शन हम चूज़ कर लेंगे। भारत ने ओलंपिक में अब तक कुल कितने मेडल कुश्ती में जीते हैं, तो रेसलिंग में अब तक अगर हम देखें तो टोटल हमारे 7 मेडल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। तो 2016 और 2020 इन दोनों ओलंपिक्स में बैडमिंटन में मेडल जीते पीवी सिंधु ने। 2 ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है, तो यहाँ पुरुषों की बात हो रही है, तो इसमें देखें अगर हम तो ये सुशील कुमार हैं, ठीक। 2008 में इनको मिला था ब्रॉन्ज कुश्ती में ही, रेसलिंग में, और 2012 में इन्होंने जीता था सिल्वर, ठीक। तो 2 मेडल हो गए। ऑप्शन बी। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, ठीक है। तो ये हैं साइना नेहवाल। पीवी सिंधु ने किस किस ओलंपिक में मेडल जीता है, तो यहाँ पे पहले बताया आपको कि 2016 और 20 में इन्होंने मेडल जीते। 16 वाले में जीता था इन्होंने सिल्वर मेडल रियो ओलंपिक्स में, ठीक। और 20 टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन है, ठीक है। तो रेसलर में देखेंगे हम तो 2016 का जो आपका ये रियो ओलंपिक था, इसमें साक्षी मलिक ने जीता, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन्होंने फिलहाल यहाँ पे। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का पहला मेडल किसने जीता इंडिया के लिए, ठीक है। तो मीराबाई चानू यहाँ पे जीती थी वेट लिफ्टिंग में 49 kg वेट में। अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, ये सब भी पूछ लेते हैं। तो 49 kg का जो कैटेगरी था उसमें इन्होंने जीता सिल्वर मेडल, ठीक है, इंडिया के लिए फर्स्ट। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। सारे क्वेश्चंस आप देख लें, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।